इस वीडियो में हम लोग थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, इसमें मॉड्यूल के पीछे काफी सारे क्वेश्चंस दिए, तो हम लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे का रीजनिंग बताऊंगा कि इसका आंसर ऐसा क्यों आया है, और हम लोग हमारे आंसर्स को, रीजनिंग को इंस्टीट्यूट के आंसर्स के साथ मैच करके देखेंगे क्या इंस्टीट्यूट के आंसर्स और हमारे आंसर्स, हमारा लॉजिक सेम लग रहा है क्या, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि सर मॉडल के पीछे के जो क्वेश्चन है हम लोगों को उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आपके सारे के सारे डाउट्स जो है इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। और मैंने कमेंट सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का टाइम का टैग भी लगाया है, तो आपको अगर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे जाके उस क्वेश्चन को देख भी सकते हो, राइट। तो हम लोग शुरू करते हैं, और आपको एग्जैक्टली क्या करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको इसके लिए सिर्फ चाहिए मॉड्यूल, और मॉड्यूल का पेज 2.73 जो है ना, ठीक है, एक्चुअली 2.73 से यूनिट 3 स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग दिस इज योर चैप्टर नंबर 2, करेक्ट। तो ये चैप्टर 2 जो है जिसका नाम है थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसमें टोटल 3 यूनिट्स है, ठीक है। पहला यूनिट डिमांड का है, ओके। दूसरा यूनिट जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर का है, कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि यूटिलिटी वाला चैप्टर, कंज्यूमर बिहेवियर। और जो तीसरा यूनिट जो है वो सप्लाई का है, राइट। करने वाले थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये जो चैप्टर है, यानी कि ये जो 3 यूनिट्स है, डिमांड, उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई, ये तीनों भी यूनिट्स के मैं आपको वो डिस्कस करके अब आंसर बताने वाला हूँ, राइट। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको अब डायरेक्टली आना है इस यूनिट के एंड में, ओके, क्योंकि इस यूनिट के एंड में सारे क्वेश्चंस जो है वो एक साथ इंस्टीट्यूट ने दी है, ओके। तो हम लोग यस यस सो दिस इज ऑन विच पेज नंबर, ओके। तो बच्चों देखो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ना, ये एकदम एंड में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, करेक्ट। आपको एग्जैक्ट में पेज नंबर पता है, दिस इज ऑन पेज नंबर 2.81, ओके। तो आप लोगों को पेज नंबर 2.81 निकालना है मॉडल का, ठीक है। और वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और हम लोग ये सारे क्वेश्चंस जो है अब डिस्कस करने वाले हैं, ओके। यस, देखते हैं एक एक करके हम लोग। यस, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ईजी है। कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को कैलकुलेशन करना है, मैं आपको हर एक चीज का कैलकुलेशन करके भी बताने वाला हूँ आंसर क्या आएगा रीजन के साथ, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी। बच्चों डिमांड में डिजायर और एबिलिटी टू पे तो होता है, बट ये पूरी तरीके से कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, ओके। नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट, ठीक है, ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट डेफिनेशन नहीं। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस। बच्चों देखो मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, तो आपको क्लियरली आंसर समझ में आएगा यहाँ पे, ओके। ये देखो डिमांड जो होता है ना, डिमांड के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मेरे को कोई भी चीज का डिमांड स्टडी करना है तो उसके लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी 3 चीजें? फर्स्ट इज क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी डिमांड किया गया है, ठीक है। कितने टाइम में वो डिमांड किया गया है, मतलब अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मैंगोज का डिमांड 100 केजीज है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलता हूँ कि मैंगोज का डिमांड है 100 केजीज, तो ये 100 केजीज जो है ये कितने टाइम का डिमांड है, ये बोलना बहुत जरूरी है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि 10 दिन में मैंगोज का डिमांड 100 केजीज है, ठीक है, अभी भी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि डिमांड के लिए हमें एक और टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला होता है, और वो है प्राइस, ठीक है। क्या प्राइस पे कितना क्वांटिटी डिमांड किया गया है, कितने दिन का, ठीक है। तो अगर मान के चलो मैं बोल रहा हूँ कि 50 रुपीज भाव चल रहा है, 50 रुपीज पर केजी, ठीक है। अगर प्राइस 50 रुपीज पर केजी है तो 100 केजीज डिमांड है 10 डेज का। तो अब यहाँ पे डिमांड का डेफिनेशन पूरी तरीके से होगा कंप्लीट। इन सिंपल वर्ड्स, डिमांड के लिए हम लोगों को 3 चीजें बहुत जरूरी है, क्वांटिटी, टाइम एंड प्राइस, ठीक है। तो उस हिसाब से बच्चों इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। टाइम भी आ गया, प्राइस भी आ गया, और क्वांटिटी भी आ गया, तो इसका आंसर है डी, ठीक है। कंफर्म कर लेते हैं फर्स्ट का आंसर डी है क्या? यस, फर्स्ट का आंसर डी है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते देखते क्या लिखा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, बच्चों फिर से आपको यहां पे मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है।
ये दो टर्म्स हम लोग कब यूज करते हैं? ये दो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं अगर प्राइस की वजह से डिमांड पे कुछ असर होता है, तो हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ये दो टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, देखो अगर प्राइस कम होता है, प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड ज्यादा होगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सपेंशन। प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ गया, एक्सपेंशन। और अगर सपोज प्राइस ज्यादा है और इसकी वजह से डिमांड कम हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये गलत हो गया। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से होगा? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न। दिस इज द राइट आंसर, हमें मिल गया यहाँ पर सही आंसर। बाकी ऑप्शंस जो है वो सही नहीं है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ये गलत हो गया। डिक्रीज इन द इनकम ऑफ परचेजर, ये भी गलत हो गया। प्राइस की वजह से अगर डिमांड पे नीचे की तरफ असर आता है तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। प्राइस की वजह से अगर डिमांड बढ़ता है तो वो होगा एक्सपेंशन। सही है, देखते हैं सेकंड का आंसर बी है क्या? यस, सेकंड का आंसर है बी। ओके, अब बच्चों आते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या लिखा है। ओके, all but one of the following are assumed to remain the same while drawing an individual's demand curve for the commodity. Which one is it? बच्चों आपको एक चीज मैं याद दिलाता हूँ, देखो जब भी हम लोग डिमांड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो डिमांड के ग्राफ में हम लोग क्या क्या कंसिडर करते हैं? हम लोग प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, ये दो चीजें कंसिडर करते हैं। सही बात है, हम लोग सिर्फ प्राइस का असर क्या होता है डिमांड पे, बस इतना ही चेक करते हैं डिमांड में, राइट? लॉ ऑफ डिमांड भी वही है। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ डिमांड में अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि हमें बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ वही पूछा गया है, ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन द सेम। इसमें से एक छोड़ के बाकी सब सेम है। कौन सी चीज मतलब चेंज होते रहती है डिमांड में? आंसर इज प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर देखो, ये है सी। ओके, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्रेफरेंस को हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, मॉनेटरी इनकम को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को भी हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करते हैं, सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर इसलिए सी, राइट? ओके, तो बच्चों अभी इसका आंसर हम लोग कंफर्म करते हैं, थर्ड का आंसर है सी। यस, थर्ड का आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी, इसमें आपको कोई भी कुछ भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। Which of the following pairs of goods is an example of substitutes? तो substitutes मतलब एक है तो दूसरा नहीं रहेगा तो भी चलेगा। करेक्ट, टी एंड शुगर कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो टी एंड शुगर क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। पेन एंड इंक ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, शर्ट एंड ट्राउजर्स ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, टी एंड कॉफी ये बच्चों सब्सटीट्यूट्स है, बिकॉज चाय है तो कॉफी की जरूरत नहीं, कॉफी है तो चाय की जरूरत नहीं है। ठीक है, घर पे अगर कोई मेहमान आता है तो हम लोग उसको ये नहीं बोलते कि चाय और कॉफी दोनों भी लोगे क्या, हम लोग पूछते हैं चाय या कॉफी क्या लोगे, और मेहमान भी दोनों में से एक आंसर बोलता है। चाय चाहिए तो चाय, कॉफी चाहिए तो कॉफी। बेसिकली टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स, तो इसका आंसर है बी। करेक्ट, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फोर्थ का आंसर है बी, कंफर्म कर लेते हैं, फोर्थ का आंसर है बी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ क्या लिखा है। ओके, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व meeting the two axes, the price elasticity of demand at the midpoint of the line would be। अच्छा बच्चों, अब ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, आपको मैं ग्राफ ड्रॉ करके थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ उसको। करेक्ट, तो ये है डिमांड का ग्राफ। ओके, दिस इज स्ट्रेट लाइन, अज्यूम करो स्ट्रेट लाइन है। ओके, अच्छा बच्चों, अगर सपोज अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि अगर डिमांड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ओके, और यहाँ पे हमें मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट मतलब एकदम बीचों बीच, मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या है अगर आपको कोई पूछता है, तो आपको है ना यहाँ पे एक चीज क्लिक होनी चाहिए। जब भी स्ट्रेट लाइन डिमांड का ग्राफ होगा ना, ठीक है, तो आप प्रेफरेबली पॉइंट मेथड यूज करना, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर से आपको बता देता हूँ, ये मॉड्यूल में लिखा है डिटेल में वैसे। ओके, पॉइंट मेथड या फिर ज्योमेट्रिक मेथड भी हम लोग बोलते हैं। और पॉइंट मेथड में अगर आपको इलास्टिसिटी निकालना है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब यहां पे पूछा गया है कि मिड पॉइंट पे क्या होगा इलास्टिसिटी। बच्चों मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच, अगर ये वाला पॉइंट है तो इसका लोअर सेगमेंट यानी कि यहां से लेके यहां तक, और अपर सेगमेंट यानी कि यहां से लेके यहां तक, दोनों भी डिस्टेंस सेम ही होंगे।
ठीक है, तो बच्चों ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर ये दोनों अगर सेम है तो कट होके आंसर 1 आएगा, सही बात है। तो यहाँ एग्जैक्टली अगर ये दोनों भी सेम नंबर्स है तो आंसर अपना आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर है B1। फिफ्थ का आंसर है B1, कंफर्म कर लेते हैं, फिफ्थ का आंसर है बी, करेक्ट। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल, आपको पॉइंट मेथड यूज करना है तो आपको आंसर तुरंत आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। The law of demand, assuming other things to remain constant, establishes the relationship between। बच्चों ये तो आपको बगैर ऑप्शंस पढ़े डायरेक्टली आंसर करना आना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है, जो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है, ये कौन से दो चीजों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है? आंसर इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अगर प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, और अगर प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा, सही है। तो दिस इज वेरी सिंपल, इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं। अभी देखो ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, ए ऑप्शन गलत होगा क्योंकि यहाँ इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिमांडेड बाय हिम, गलत है ये। बी ऑप्शन प्राइस ऑफ अ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट है क्या? ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन था बच्चों। दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड जो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है, राइट। प्राइस ऑफ गुड एंड द डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, ये भी गलत हो गया। क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एंड रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर है सिक्स्थ का बी, देख लेता है। सो सिक्स्थ का आंसर है बी। अभी तक तो सारे क्वेश्चंस काफी इजी थे, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the factor which generally keeps the price elasticity of good demand for a good low। तो इसमें से कौन से फैक्टर की वजह से इलास्टिसिटी कम रहेगा, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। मैं आपको रीजन के साथ बताऊंगा। ओके बच्चों देखो, वेराइटी ऑफ यूजेस फॉर दैट कमोडिटी, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, ठीक है। जितने ज्यादा यूजेस है, अगर मल्टीपल यूजेस है, मल्टीपल यूजेस है तो इलास्टिसिटी हाई होगा, इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क जैसी चीज को ले लो आप, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज को ले लो। मिल्क इज अ बेटर ऑप्शन, मिल्क इज अ बेटर एग्जाम्पल, मिल्क को हम लोग यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। ओके बच्चों, मिल्क जैसी चीज जो है ना जिसके मल्टीपल यूजेस है, ओके, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी हाई होता है। ओके अच्छा, वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हाँ यहाँ पे अपना आंसर ये ही रहेगा बच्चों। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। देखो, वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अभी इमेजिन करो ऐसी कोई चीज जिसका प्राइस काफी कम है, ठीक है। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं मैच बॉक्स, राइट, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स, ठीक है। तो जो मैच बॉक्स काफी सस्ती चीज होती है, 1 रुपए या 1.5 रुपए या 2 रुपए की, बहुत हो गया, राइट। बच्चों इमेजिन करो सपोज मैच बॉक्स का प्राइस जो है वो 1 रुपए से बढ़ के 2 रुपए होता है, ठीक है। देखो मैच बॉक्स का जो प्राइस है सपोज 1 रुपए से बढ़ के 2 रुपए होता है, ठीक है। यानी कि प्राइस 100% से बढ़ रहा है, डबल हो गया ना प्राइस, प्राइस 100% से बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है अगर मैच बॉक्स जैसी चीज का प्राइस 1 रुपए से बढ़ के 2 रुपए हो जाएगा, 100% से प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग क्या मैच बॉक्स को खरीदना बंद कर देंगे? ये देखो क्या होता है, मैच बॉक्स जैसी चीज जो है ना ये इतनी कम प्राइस की कि अगर इसका प्राइस डबल भी हो गया तो भी लोग ज्यादा सोचेंगे नहीं, ठीक है। 1 रुपए का अब 2 रुपए में बिक रहा है तो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार अब मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मैच बॉक्स खरीदूं, ऐसा कोई सोचेगा नहीं, ठीक है। तो मैच बॉक्स जैसी चीज के लिए क्या होगा, अगर 1 रुपए से प्राइस 2 रुपए भी हो गया तो भी लोग इसको बिल्कुल खरीदेंगे, इसको खरीदना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी चीज सस्ती है, करेक्ट। तो ऐसे में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, प्राइस 100% से बढ़ गया बट फिर भी डिमांड पे ज्यादा असर नहीं होगा। डिमांड गिर सकता है थोड़ा बहुत बट डिमांड पे बहुत ज्यादा असर इसका नहीं होगा, करेक्ट। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि प्राइस 100% से बढ़ गया बट डिमांड इज नॉट रिएक्टिंग। अगर डिमांड कम रिएक्ट करता है तो हम लोग बोलेंगे कि डिमांड लेस इलास्टिक है उस चीज का, ठीक है। तो यहाँ वही पूछा गया कि लो इलास्टिसिटी का होगा, आंसर इज स्मॉल बी, ठीक है। प्राइस 100% से बढ़ गया, हो सकता है कि डिमांड 2-3% से 5% से गिर गया, ठीक है। तो डिमांड सिर्फ 5% से गिर रहा है, प्राइस 100% से बढ़ रहा है, डिमांड पे ज्यादा असर नहीं हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है बी, ठीक है। अच्छा, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अगर होंगे, सब्स्टिट्यूट्स अगर ज्यादा होंगे ना तो इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, राइट। इलास्टिसिटी हाई होगा, सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा है तो। हाई प्रोपोर्शन ऑफ स्पेंट ऑन इट, मतलब जो लग्जरी गुड्स होते हैं ना
ये भी मैं आपको बताता हूँ, लग्जरी गुड्स के लिए भी इलास्टिसिटी हाई होता है, ठीक है। सारी चीजें लिखी हुई है बच्चों एक्चुअली मॉडल में, ओके, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बी वाला पॉइंट जो है इसका मैंने आपको लॉजिक एक्सप्लेन किया है, इसका सही आंसर है इसलिए स्मॉल बी। तो सेवेंथ का आंसर बी है, देख लेता है, सेवेंथ का आंसर है बी, यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते क्या लिखा है। आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द गुड डिमांडेड इज स्मॉलर देन परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो दिस इज द फॉर्मूला, बराबर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा गया देखो, हमें ये पूछा गया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा अगर परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस। मतलब ऊपर का नंबर छोटा है और नीचे का नंबर बड़ा है, ठीक है। इमेजिन करो, रैंडमली मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज प्राइस जो है कोई चीज का 50% से यहाँ पे सपोज कम हो गया है, ठीक है, और इसकी वजह से डिमांड पे असर काफी कम देखने मिल रहा है। डिमांड बढ़ा है सिर्फ 20% से, ठीक है। यहाँ वही हुआ है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड इज स्मॉलर, ये छोटा नंबर है, देन परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस। प्राइस ज्यादा रिएक्ट कर रहा है और डिमांड कम रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे में हम लोग डायरेक्टली सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे बोलेंगे आंसर देखो इसका एक से कम आ रहा है, करेक्ट। अगर आंसर एक से कम आता है तो हम लोग बोलेंगे लेस इलास्टिक, ओके। तो यहाँ पे क्लियरली अपना आंसर क्या है, एक से कम। तो सही आंसर यहाँ पे क्या चूज कर सकते हैं हम लोग, स्मॉलर देन। सो दिस इज वेरी सिंपल। एट्थ का आंसर है सी, सो एट्थ का आंसर है सी, यस, ओके। तो बच्चों यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एग्जैक्टली क्या लिखा है। इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ बच्चों। एक तो इनकम इलास्टिसिटी पूछा गया तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, राइट। तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? इनकम इलास्टिसिटी जो है ना, इसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। डेल्टा वाई मीन्स इनकम, ओके। अच्छा, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है बच्चों, देखो आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। इंफीरियर गुड्स मतलब क्या? इंफीरियर गुड्स मतलब ऐसी चीजें होती है जो बहुत अच्छे क्वालिटी की नहीं होती है, करेक्ट। और इंफीरियर गुड्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज से एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं आपको लो क्वालिटी ऑफ बाजरा, लो क्वालिटी बाजरा, लो क्वालिटी बाजरा, ठीक है। बच्चों ये देखो क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे लोग ऐसे लो क्वालिटी की चीजों को खरीदना कम करते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है इसका, ठीक है। देखो अगर मैं इनकम ज्यादा, अगर मेरा बढ़ रहा है, मेरा इनकम ज्यादा कमा रहा हूं, मैं पैसे ज्यादा कमा रहा हूं, तो मैं अच्छे क्वालिटी की चीज खरीदूंगा। मैं इंफीरियर गुड्स जिसका क्वालिटी ठीक ठाक है, कम क्वालिटी का है, मैं उसको अवॉइड करूंगा, ठीक है। तो बच्चों देखो इनकम अगर बढ़ता है, इनकम अगर बढ़ता है तो इसका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होगा, क्यों? क्योंकि इंफीरियर गुड्स है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे अगर इनकम बढ़ रहा है मतलब नीचे पॉजिटिव नंबर है, इनकम बढ़ेगा मतलब परसेंटेज चेंज पॉजिटिव आएगा। और क्वांटिटी डिमांडेड अगर गिरेगा तो ये परसेंटेज चेंज निगेटिव आएगा। निगेटिव नंबर अपॉन पॉजिटिव नंबर, अगर आपको मैथ्स थोड़ा बहुत आता है तो, ठीक है। बिकॉज ऑफकोर्स इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि स्टूडेंट्स को इतना मैथमेटिक्स आए कि वो यहाँ इकोनॉमिक्स में उनका जो आंसर है वो सही है, ठीक है। तो निगेटिव नंबर अपॉन पॉजिटिव नंबर इज ऑफकोर्स निगेटिव नंबर, तो इसलिए इसका आंसर है निगेटिव, बराबर, ओके। तो बच्चों नाइन्थ का आंसर सी है, कंफर्म कर लेता है। सो नाइन्थ का आंसर सी, यस दिस इज राइट, ओके। इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज inelastic, an increase in its price will cause the total expenditure of the consumer of the good to। अच्छा, अब बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक सिंपल सा यहाँ पे टेबल बना के दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कभी भी तकलीफ ना हो, राइट। तो देखो अब मैं ना आपको यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अल्फ्रेड मार्शल जो थे ना बच्चों, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, इन्होंने क्या किया था पता है? इन्होंने एक्सपेंडिचर मेथड करके एक मेथड बताया था, एक्सपेंडिचर मेथड,
ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड में इनका क्या ऑब्जर्वेशन था ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, अल्फ्रेड मार्शल का बोलना ये था कि देखो यहाँ पे टोटल 3 केसेस है, इसको थोड़ा मैं और प्रॉपरली आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, राइट। केस 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। ठीक है, ये देखो, अगर प्राइस बढ़ता है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, या प्राइस कम होता है और एक्सपेंडिचर भी कम होता है, ठीक है, प्राइस और एक्सपेंडिचर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप डायरेक्ट है। अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप है डायरेक्ट, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि इलास्टिसिटी जो है वो है इन इलास्टिक। ठीक है, तो बच्चों प्राइस और एक्सपेंडिचर का अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर प्राइस कम हो गया और एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि इन इलास्टिक है गुड्स का नेचर, राइट। अच्छा, अगर सपोज केस 2, प्राइस अगर बढ़ता है और एक्सपेंडिचर कम होता है, ठीक है, या फिर प्राइस अगर कम होता है और एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप हो गया प्राइस और एक्सपेंडिचर में, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि ये चीज है इलास्टिक। ठीक है, और अगर चाहे प्राइस बढ़ो या प्राइस कम हो जाओ, बट अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, ये आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। क्यों पता है? बिकॉज एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इनफैक्ट मॉड्यूल में ही अभी हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले से ये बता देता हूँ, बराबर। अच्छा, एक चीज और बच्चों, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों सेम होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक्सपेंडिचर जब हम लोग बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ठीक है, खर्चा कौन करता है? खर्चा करता है कंज्यूमर। एक्सपेंडिचर मतलब कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक सिंपल चीज मैं बताता हूँ। एक पर्सन का एक्सपेंडिचर मतलब दूसरे पर्सन का रेवेन्यू होता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं एकदम स्लोली, आराम से इस चीज को दिमाग में अभी फिट कर लो, आगे काम में आएगा। क्या बता रहा हूं मैं? एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू होता है। कैसे? क्योंकि अगर कंज्यूमर खर्चा करेगा तो वह रेवेन्यू होगा किसका? बिजनेसमैन का। सही बात है। तो एक्सपेंडिचर अगर कंज्यूमर का है, दिस इज इक्वल टू रेवेन्यू। रेवेन्यू किसका होगा? बिजनेसमैन का। सिंपल से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने फीस पे की है तो स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर है, बट हम लोगों का क्या हो गया? हम लोगों का हो गया रेवेन्यू। अच्छा, जितना एक्सपेंडिचर स्टूडेंट करेगा उतना रेवेन्यू हमारा होगा। तो बेसिकली बोलने का मीनिंग क्या है? एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का नंबर तो सेम ही होगा ना, क्योंकि कोई खर्चा अगर कर रहा है तो कोई और कमा भी तो रहा है। सही बात है। तो इस लॉजिक से आप लोग प्लीज इस चीज को दिमाग में रखना कि अगर कोई क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर की जगह रेवेन्यू भी देता है तो भी वो सेम ही है, राइट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए आपको चीज क्लियर कर देता हूं। एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर कंज्यूमर के हिसाब से होता है, रेवेन्यू बिजनेस के हिसाब से होता है, राइट। चलो, तो अभी हम लोग बच्चों आते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है इफ डिमांड फॉर अ गुड इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब ये देखो यहाँ पे इस केस को हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज, अगर इनइलास्टिक है और प्राइस बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर of the good to, answer will be increase। सही है। तो आंसर यहां क्या होगा? आंसर होगा इंक्रीज, बी। तो 10th कंफर्म कर लेते हैं, 10th का आंसर है बी। तो बच्चों यहां तक अपने सारे आंसर सही है। काफी सिंपल से क्वेश्चन है, बट आप लोगों ने हर एक चीज को केयरफुली देखना चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। ओके ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड रिमेन्स अनचेंज्ड देन द डिमांड कर्व फॉर दैट गुड विल बी। तो बच्चों यहाँ पे मैं ग्राफ आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे बोला गया कि डिमांड जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ओके, इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन इट्स प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डिमांड,
ठीक है, यहां लिखते हैं हम लोग प्राइस। तो अगर प्राइस चाहे बढ़ो चाहे कम हो जाओ, डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब डिमांड का ग्राफ कैसे होगा? डिमांड का ग्राफ इस तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि प्राइस जो है चाहे बढ़ो चाहे कम हो जाओ, डिमांड कांस्टेंट है, बराबर। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसे केस में डिमांड का ग्राफ जो होता है ना, इट विल बी वर्टिकल, राइट। तो यहां पे इसका सही आंसर होगा स्मॉल बी, तो 11th का आंसर है बी, ठीक है, 11th का आंसर है बी। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose the price of Pepsi increases, we will expect demand curve of Coca-Cola too। बच्चों देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो ये है कि पेप्सी और कोका कोला ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी है सब्स्टिट्यूट्स, करेक्ट। तो अगर देखो पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा, पेप्सी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो पेप्सी महंगी हो जाएगी, सही है। तो अगर पेप्सी महंगी होगी तो लोग पेप्सी को कम खरीदेंगे और लोग कोका कोला को ज्यादा खरीदेंगे। तो इससे हम लोग देखेंगे कि कोका कोला का डिमांड जो है वो बढ़ेगा, सही बात है। सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीजेस, वी विल एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ कोका कोला, डिमांड बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बच्चों, डिमांड बढ़ रहा है बट खुद के प्राइस के वजह से नहीं, दूसरे के प्राइस की वजह से, इसलिए हम लोग देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और हम लोग देखते हैं इसकी वजह से जो डिमांड का ग्राफ जो है ना बच्चों, ठीक है, वो राइट साइड शिफ्ट होगा। ओके, सो दिस इज द डिमांड का ग्राफ, ओके, और ये डिमांड का ग्राफ शिफ्ट होगा राइट साइड, सही है। तो इसको हम लोग बोलेंगे शिफ्ट टुवर्ड्स राइट सिंस दीज आर सब्स्टिट्यूट्स, बिल्कुल सही है। तो आंसर है बी इसका, 12th का आंसर है बी, यस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग बच्चों, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एक्सेप्ट, हर एक चीज यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, एक को छोड़ के। कौन सी चीज की वजह से डिमांड जो है वो नहीं बदलता है, देखते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बिल्कुल सही है, इसकी वजह से डिमांड पे असर होगा, करेक्ट, क्योंकि टेस्ट अगर फेवर में आता है, प्रेफरेंस अगर सपोज कोई चीज के प्रेफरेंस में अगर या टेस्ट या प्रेफरेंस जो उसके फेवर में आता है तो हम लोग देखते हैं कि डिमांड बढ़ता है, सही बात है। तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम पे भी डिमांड डिपेंड करता है, इनकम ज्यादा डिमांड ज्यादा एज ए जनरल रूल। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अभी हम लोगों ने देखा है कि सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइसेस की वजह से कैसे डिमांड पे असर होता है। क्वांटिटी सप्लाइड, जी हाँ, इस डिमांड पे कभी नहीं होगा, सप्लाई का असर डिमांड पे नहीं होता है, करेक्ट है क्या, ठीक है, क्योंकि सप्लाई जो है वो पूरा एक अलग चीज होती है। सप्लायर सप्लायर के हिसाब से होता है, सप्लाई जो है वो बिजनेसमैन के हिसाब से होता है, और डिमांड कंज्यूमर के हिसाब से होता है। तो क्वांटिटी सप्लाइड का क्वांटिटी डिमांडेड से कुछ लिंक नहीं है, कुछ कनेक्शन नहीं है। 13th का आंसर है बी, ओके, देखते हैं यहाँ पे 13th का आंसर बी है क्या, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। A movement along the demand curve for soft drinks is best described as, ठीक है बच्चों, आपको ये देखो मैं सिंपल चीज बताता हूँ, ओके। ये देखो अगर सपोज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, इसका मैं मीनिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो डिमांड का ग्राफ कैसे होता है, डिमांड का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। तो बच्चों डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड के ग्राफ में अगर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग ये कब यूज करेंगे, जब प्राइस की वजह से डिमांड पे असर होता है तो हम लोग यूज करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है, यहाँ पे देखो बच्चों दो ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे, यहाँ पे भी अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लिखा और यहाँ पे भी अ चेंज इन डिमांड लिखा, तो चेंज दो जगह है, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा क्वांटिटी डिमांडेड। मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। देखो जितना हो सके ना उतना क्वांटिटी डिमांडेड ये टर्म यूज करो, प्राइस के वजह से अगर डिमांड पे असर होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ये कब यूज करना है पता है, अगर प्राइस के वजह से अगर डिमांड पे असर होता है तो हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड यूज करते हैं, ठीक है। और डिमांड कब होगा पता है, देखो डिमांड ये टर्म हम लोग कब यूज करेंगे, डिमांड ये टर्म हम लोग यूज करते हैं, अगेन दिस इज अ जनरल रूल, ठीक है, अगर अदर फैक्टर्स की वजह से कुछ असर आ रहा है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दो दिए, वैसे डी भी सही है बट ज्यादा करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि हम लोगों को सी ऑप्शन में एकदम प्रॉपरली क्वांटिटी डिमांडेड लिख के दिया है, सही है। तो इसलिए 14th का आंसर है सी, ओके। तो हम लोग ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है क्या, 14th का आंसर है सी, जी हाँ,
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है। 15th क्वेश्चन, इफ प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस रिलेटिव टू प्राइस ऑफ कोक, रिलेटिव टू प्राइस ऑफ कोक एंड 7 अप द डिमांड फॉर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है मैं आपको ये भी बता दूं। देखो पेप्सी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, पेप्सी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, पेप्सी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ओके। रिलेटेड टू प्राइस ऑफ कोक एंड 7 अप, कोक और 7 अप और पेप्सी ये तीनों भी सब्स्टिट्यूट हम सबको पता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये तीनों भी। तो यहाँ पे अगर पेप्सी का प्राइस कम होगा कोक और 7 अप के मुकाबले, तो क्या हो सकता है, इसका क्लियर क्लियर असर क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। तो देखो पेप्सी का अगर प्राइस कम होता है तो पेप्सी का डिमांड बहुत बढ़ेगा, क्योंकि कोक और 7 अप वाले अब पेप्सी पीना चालू करेंगे, और कोक और 7 अप वालों का डिमांड जो है बेसिकली कोक और 7 अप का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हम लोग देखते हैं डिमांड फॉर कोक विल डिक्रीज, ठीक है ये भी सही है, 7 अप विल डिक्रीज ये भी सही है। ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा पता है, कोक एंड 7 अप विल डिक्रीज, दोनों का भी डिमांड कम होगा, ठीक है। कोक एंड 7 अप विल इंक्रीज ये गलत है, ओके। देखो फिर से बता रहा हूँ, प्राइस ऑफ पेप्सी डिक्रीजेस, ठीक है, पेप्सी का प्राइस अगर कम होगा तो लोग पेप्सी ज्यादा पियेंगे और 7 अप और कोक का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर है डी 15th का, देख लेते हैं ये 15th का आंसर है डी, जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है। ओके सो इफ अ गुड इज लग्जरी इट्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, फिर से इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है। तो जो लग्जरी गुड्स जो होते हैं ना ये काफी महंगे होते हैं, तो जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है तो हम लोग लग्जरी गुड्स को ज्यादा खरीदते हैं, ठीक है। तो देखो इसका लॉजिक क्या मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। देखो अगर सपोज इनकम मेरा बढ़ता है तो ये पॉजिटिव है, इनकम बढ़ रहा है तो लग्जरी गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, सिंपल मैथ्स है। तो एक चीज तो क्लियर है, या तो ए या तो सी, दोनों में से अपने को एक आंसर चूज करना है, पॉजिटिव। अच्छा इसका आंसर लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1, बच्चों लग्जरी के केस में आंसर ग्रेटर देन 1 ही होता है, क्यों, क्योंकि इनकम थोड़ा भी बढ़ गया तो हमारा डिमांड जो लग्जरी गुड्स का बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो इसलिए डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगा, करेक्ट। तो इसलिए लग्जरी गुड्स के केस में हम लोग ऐसा देखते हैं कि इनकम बढ़ते ही हम लोग उसको ज्यादा खरीदना प्रेफर करते हैं, बहुत ड्रास्टिकली डिमांड बढ़ता है, करेक्ट। तो जो इसलिए ये आंसर जो है ये मोर इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक मतलब आंसर इज ग्रेटर देन 1, इसलिए इसका आंसर है सी, ओके। 16th का आंसर सी है, कंफर्म कर लेते हैं हम लोग ये भी, सो 16th का आंसर है सी, जी हाँ ये बिल्कुल सही है, ओके। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखा है। The price of hot dogs increases by 22% and quantity of hot dogs demanded falls by 25%. This indicates that demand for hot dogs is, अच्छा बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बहुत, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया कि प्राइस सिर्फ 22% से यहाँ पे जो है वो गिर रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, और डिमांड जो है हॉट डॉग्स का 25% से 25% से यहाँ पे गिर गया, तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है, अगर डिमांड ज्यादा रिएक्ट करता है प्राइस के मुकाबले, दिस इज मोर इलास्टिक, ठीक है। तो इसको सिंपली हम लोग इलास्टिक बोलेंगे, करेक्ट। इनइलास्टिक गलत होगा, परफेक्टली इलास्टिक भी गलत है, परफेक्टली इलास्टिक में अपना आंसर आता है इनफाइनाइट, राइट। यूनिटरी इलास्टिक में आंसर बनाता है ये भी गलत है, इसलिए इसका आंसर है स्मॉल ए इलास्टिक। 17th का आंसर है ए, 17th का आंसर है, जी हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते बच्चों हम लोग यहाँ क्या लिखा है, ओके। इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सॉल्व करके हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे एग्जैक्टली अपना आंसर क्या था, ओके। If quantity demanded of mutton increases by 5%, when the price of chicken increases by 20%, the cross elasticity between of demand between mutton and chicken is, बच्चों क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ y, मतलब एक का प्राइस अगर हम लोग बदलते तो उसका दूसरे की डिमांड पे क्या असर होता है, ये फॉर्मूला है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो यहां हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मटन इंक्रीजेस बाय 5%, क्वांटिटी 5% से बढ़ रहा है, +5, प्लस क्यों किया मैंने, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ठीक है। यस, व्हेन प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस बाय 20%, प्राइस ऑफ चिकन इंक्रीजेस इसलिए प्लस 20%। तो आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, आपको
5 डिवाइडेड बाय 20 करना है कैलकुलेटर पे। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन। 5 अपॉन 20 इज 0.25। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा अपना? आंसर आएगा यहाँ पे 0.25। वो भी कौन सा, प्लस या माइनस? प्लस। तो बच्चों यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? ये गलत है, ये गलत है। दिस इज द राइट आंसर, स्मॉल बी। करेक्ट। तो देखो यहाँ पे हम लोग इस चीज को रेस्पेक्ट दे रहे हैं कि ये इंक्रीज है तो हम लोग प्लस कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी इंक्रीज है तो हम लोग प्लस कर रहे हैं। तो आंसर अपना प्लस 0.25 आ रहा है। करेक्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस 0.25 वाले ऑप्शन को ही चूज करेंगे। सही बात है। तो इसलिए 18th का आंसर है बच्चों स्मॉल बी। 18th का आंसर है स्मॉल बी, बिल्कुल सही है। यहाँ तक हम लोगों के सारे आंसर्स सही आ रहे हैं। होपफुली आपको हर एक चीज का लॉजिक भी समझ में आ रहा है। राइट, 19th क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग एग्जैक्टली क्या लिखा है। ओके, 19th क्वेश्चन में लिखा है बच्चों यहाँ पे, ओके, given the following four possibilities, which one results in an increase in total consumer expenditure? अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ये देखो, टोटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करने वाले पता है? हम लोग इसके पहले जो हम लोगों ने सारे लॉजिक सीखे थे ना, कहाँ पे, मैं आपको वो भी याद दिला दूं। देखो मैंने आपको यहाँ पे यस ये तीनों केसेस लिखा के एक्सप्लेन किए थे। सही बात है। तो हम लोग ये केसेस को ही यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, तो यहाँ क्या क्या लिखा है? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कहाँ बढ़ेगा ऐसा पूछा जा रहा है, बराबर। ओके, डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स। बच्चों ये देखो, अगर डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बराबर। अच्छा, डिमांड इज इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। अच्छा, अगर डिमांड इलास्टिक और अगर प्राइस बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर कम होगा। ठीक है, ये देखो कहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है। अगर डिमांड इलास्टिक है और प्राइस बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर कम होगा। इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, इसीलिए, बराबर। तो इसलिए यहाँ पे अपने को एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, तो ये सही ऑप्शन नहीं हो सकता है, बराबर। अच्छा, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस फॉल्स। ठीक है, देखते हैं, अगर डिमांड इन इलास्टिक है, ठीक है, और प्राइस अगर गिरता है तो एक्सपेंडिचर भी गिरेगा, क्योंकि प्राइस और एक्सपेंडिचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा इन इलास्टिक के केस में। दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये देखो, हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके बच्चों, इन इलास्टिक में प्राइस फॉल होगा तो एक्सपेंडिचर पे क्या असर होगा, ये देख लेते हैं। इन इलास्टिक के केस में अगर प्राइस फॉल होगा तो एक्सपेंडिचर भी गिरेगा। हमें कौन से केस में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा? सी ऑप्शन डी ही होगा। करेक्ट, देख लेते फिर भी इसको भी कंफर्म करके हम लोग। ओके, डिमांड इज इन इलास्टिक एंड प्राइस राइजेस। अच्छा, डिमांड अगर इन इलास्टिक है और प्राइस अगर बढ़ता है तो क्या होगा, देखते हैं। डिमांड इन इलास्टिक है, प्राइस बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन इलास्टिक के केस में। दिस इज द राइट आंसर। सही बात है। तो बच्चों ये मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया। देखो, इसके पहले मैंने आपको जो बताया था ना, ठीक है, वही चीज का लॉजिक हम लोग यहाँ पे अब लगा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन बताया था मैंने आपको? क्वेश्चन नंबर 10 बताया था। तो ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको इसलिए इतना डिटेल में ये लिखा के बताया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी। कंफर्म कर लेते हैं, 19th का आंसर डी है क्या? जी हाँ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है। ओके, इस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज करेक्ट? सप्लाई का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर ऑफ हाउ क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ गुड रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ दैट गुड। बिल्कुल सही है, प्राइस का असर क्वांटिटी सप्लाइड पे क्या होगा, ये हमें इलास्टिसिटी सिखाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज कंप्यूटेड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये भी बिल्कुल है, दोनों भी सही है। ओके, अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन लॉन्ग रन वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन शॉर्ट रन। डेफिनेटली बच्चों, लॉन्ग रन मतलब लंबा टाइम फ्रेम, शॉर्ट रन मतलब छोटा टाइम फ्रेम। तो बच्चों आप लोग ये क्लियरली देख सकते हो। देखो, शॉर्ट रन में सप्लाई में ज्यादा नहीं बढ़ा सकता हूं, सप्लाई मेरे कंट्रोल में नहीं, इसलिए शॉर्ट रन में इनलास्टिक होता है। शॉर्ट रन में मेरा फैक्ट्री का साइज छोटा होगा तो मैं ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सप्लाई मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनलास्टिक सप्लाई होता है। सप्लाई को मैं ज्यादा बढ़ा नहीं सकता हूं, सप्लाई ज्यादा चेंज नहीं हो सकता है, सप्लाई ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए सप्लाई पे कम असर होता है, इसलिए इनइलास्टिक।
लॉन्ग रन में फैक्ट्री का साइज में बढ़ा सकता हूँ, प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ, इसलिए यहाँ इलास्टिक सप्लाई होगा। तो अभी तक तीनों भी ऑप्शन सही है, यानी कि इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबाउ। 20 का आंसर डी, कंफर्म कर लेंगे हम लोग ये भी। 20 का आंसर है डी, जी हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते क्या लिखा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, देखते हैं हम लोग यहाँ क्या लिखा है। When goods are substitutes, a fall in price of one leads to fall in quantity demanded of its substitutes। तो ये देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। अगर गुड सब्सटीट्यूट्स है, एग्जाम्पल सब्सटीट्यूट्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, टी एंड कॉफी, ठीक। अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन, अगर सपोज चाय सस्ती होती है, ठीक है, तो इससे डिमांड पे क्या असर होगा, लीड्स टू फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सब्सटीट्यूट्स। कॉफी के डिमांड पे क्या असर होगा बच्चों, देखो अगर चाय सस्ती होती है तो लोग चाय ज्यादा पियेंगे, कॉफी को लोग कम पियेंगे, तो कॉफी का डिमांड जो है ये गिर जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हालांकि यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड यूज नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे डिमांड यूज करना चाहिए था, बट हम लोग इतनी गलती को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, राइट। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं, देखते क्या लिखा है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, व्हेन कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल टी एंड शुगर, टी एंड शुगर। ओके, अ फॉरेन प्राइस ऑफ वन, अगर सपोज से शुगर का प्राइस गिरता है, विल कॉज डिमांड ऑफ अदर टू राइज। बच्चों अगर शुगर का प्राइस कम होता है तो शक्कर सस्ती हो गई, अगर शक्कर सस्ती होती है तो चाय भी सस्ती हो सकती है, सही है ना, चाय भी सस्ती हो सकती है। अगर चाय सस्ती होगी तो चाय का डिमांड बढ़ेगा, राइट, तो चाय का डिमांड बिल्कुल इंक्रीज होगा, करेक्ट, डिमांड ऑफ अदर टू राइज, बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, बराबर। As the income of consumer increases, demand for commodity increases always and vice versa। बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है यार, डेफिनेटली। क्या लिखा है, जैसे इनकम बढ़ता है, ठीक है, इनकम के लिए वाई होता है, बट ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे इनकम के लिए वाई होगा, ओके। जैसे इनकम बढ़ता है, ओके, एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस ऑलवेज। बच्चों इनकम बढ़ते ही हर एक चीज का डिमांड नहीं बढ़ता है, करेक्ट। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो हम लोगों ने देखा है ऐसा, अगर इनकम बढ़ता है, ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होगा ना। इंफीरियर गुड्स के केस में जो डिमांड है वो गिरेगा, क्योंकि हम लोग इंफीरियर गुड्स कम पसंद करेंगे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा। मैंने आपको इसके पहले के एग्जाम्पल भी बताया, राइट। या फिर नेसेसिटीज हो गया, जरूरत की चीज है, सॉल्ट हो गया, ठीक है बच्चों, सॉल्ट का एग्जाम्पल ले लो। अगर लोग अमीर होते हैं तो नमक ज्यादा खाएंगे क्या, आंसर इज नो, उतना ही खाएंगे जितना पहले खाते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इनकम बढ़ते डिमांड हमेशा हर कमोडिटी का बढ़ेगा, दिस इज फॉल्स, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना था, इसका आंसर सी। अच्छा डी पढ़ लेते हैं हम लोग, यहाँ क्या लिखा है। When a commodity becomes fashionable, people prefer to buy it and therefore its demand increases। ये तो बिल्कुल सही है, जैसे कोई चीज फैशनेबल होगी लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, करेक्ट। तो 21 का आंसर उस हिसाब से सी आना चाहिए, कंफर्म कर लेते हैं हम लोग, 21 का आंसर है, 21 का आंसर है सी, जी हाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते बच्चों, देखते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला यूज करके आंसर सॉल्व करना, आंसर निकालना है यहाँ पे, ओके। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सपोज प्राइस ऑफ मूवीज सीन एट थिएटर rises from 120 per person to 200 per person. The theater manager observes that rise in price causes attendance at a given movie to fall from 300 persons to 200 persons. What is the price elasticity or demand for movies? Use arc elasticity method. अच्छा बच्चों आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के काफी सारे मेथड्स है, ठीक है। तो अगर सपोज एग्जाम में आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कुछ लिखा के यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा ही नहीं, मान के चलो कि कौन सा मेथड यूज करना है, प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट यू मस्ट ऑलवेज यूज आर्क इलास्टिसिटी। पहले आर्क इलास्टिसिटी वाला फॉर्मूला लगाओ, अगर आंसर नहीं आता है तो अपना रेगुलर वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, और फिर देखो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन सही दिख रहा है क्या। पहले हमेशा क्या यूज करोगे, पहले हमेशा आर्क इलास्टिसिटी ये वाला मेथड आपको यूज करना है, ठीक है। आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड जो है ना, ये नॉर्मली इंस्टीट्यूट रेकमेंड करती है,
बराबर। तो यहाँ लिखा है एक्चुअली यूज आर्क इलास्टिसिटी, तो हम लोग यही वाला मेथड यूज करेंगे, बराबर। अच्छा फॉर्मूला क्या है आर्क इलास्टिसिटी का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इलास्टिसिटी डिमांड फॉर्मूला क्या है, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P2 माइनस P1, दिस इज द फॉर्मूला, सही है। तो अब हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे बच्चों, देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, ओके। यस, विच इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे एक तो ये प्राइस जो है वो बढ़ गया, P1 इज 120 एंड P2 इज 200, ठीक है। और जो डिमांड है Q1 इज 300 एंड Q2 इज 200, तो ये सॉल्व करता हूँ। 300 माइनस 200, 100 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 200 इज 500, 500 इंटू P1 प्लस P2 कितना होगा, 120 प्लस 200 इज 320 डिवाइडेड बाय, ठीक है, P2 माइनस P1 ये कितना होगा, P2 इज 200 माइनस P1 120 इज 80। तो बच्चों अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोगों का आंसर कितना है, ओके। कैलकुलेटर का यूज अलाउड है, तो आपको कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व करना है, ओके। तो 100 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 320 डिवाइडेड बाय 80, सो आंसर इज 0.8, बराबर। तो इसका आंसर है स्मॉल बी, करेक्ट। इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 22 का आंसर स्मॉल बी है क्या, जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन भी वैसे कुछ पूछा है, इसको भी हम लोग उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। Yes, 23. Suppose a department store has a sale on silverware. If the price of the plate setting is reduced from 300 to 200 and the quantity demanded increases from 3000 to 5000, what is the price elasticity or demand? Use arc elasticity. Same formula हम लोग यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। तो यहाँ पे प्राइस 300 से 200 हो गया, प्राइस ये है P1, ये है P2, ठीक है। डिमांड ये है Q1 और ये है Q2, सही है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड जो है वो 3 से हो गया है 5000, ओके। माइनस साइन मैं इग्नोर करके फिलहाल आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी माइनस साइन वाला ऑप्शन नहीं है, करेक्ट। हम लोग बच्चों वैसे भी माइनस साइन हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो देखो ये 5000 और 3000 डिफरेंस कितना है, 2000, 2000 डिवाइडेड बाय 5000 प्लस 3000 इज 8000 इंटू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 कितना आएगा यहाँ पे, 300 प्लस 200 इज 500 डिवाइडेड बाय, और दोनों का डिफरेंस P2 माइनस P1 ये कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 100, करेक्ट। तो अब डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर पे, 2000 डिवाइडेड बाय 8000 इनटू 500 डिवाइडेड बाय 100, सो आंसर इज, एक सेकेंड, सॉरी 500 अपॉन 100 इनटू 2000 डिवाइडेड बाय 8000, आंसर इज 1.25। तो मेरा आंसर आ रहा है बच्चों C 1.25, कंफर्म कर लेते सही है क्या, 23 का आंसर है C, जी हाँ बिल्कुल सही है, ओके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, when the numerical value of cross elasticity between two goods is very high it means, बच्चों आपको एक मैं सिंपल सा है ना यहाँ पे लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ इसका, ठीक है, ओके। ये देखो क्रॉस इलास्टिसिटी पूछ रहे, ओके। देखो आपको सिंपल सा मैं यहाँ पे टेबल जैसा कुछ बना देता हूँ, ओके। क्रॉस इलास्टिसिटी, बच्चों क्रॉस इलास्टिसिटी जो है ना, इसके वैल्यूज जो है वो बहुत वाइड रेंज के होता है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो अगर सपोज दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, तो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है प्लस इंफिनिटी, ठीक है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो आंसर होता है माइनस इंफिनिटी,
करेक्ट। और अगर सपोज बिल्कुल कुछ लिंक ही नहीं है दो चीजों में, अनरिलेटेड गुड्स है, अनरिलेटेड गुड्स है, तो आंसर 0 होता है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, बट हम लोग इस चीज का आंसर हम लोग करने की कोशिश करते हैं। When the numerical value of cross elasticity between two goods is very high, मतलब ये बोल रहा है कि अगर क्रॉस इलास्टिसिटी दो चीजों में बहुत ज्यादा है, वेरी हाई, ठीक है। वेरी हाई मतलब क्या होगा मालूम क्या, ये सब्स्टिट्यूट्स होंगे बच्चों। वेरी हाई लिखा है, इन्फिनिट नहीं लिखा है। अगर सपोज यहाँ वेरी हाई का जगह इन्फिनिट रहता था तो हम लोग बोलते थे कि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है। यहाँ वेरी हाई है तो हम लोग बोलेंगे कि वो दो चीज सब्स्टिट्यूट्स है। सब्स्टिट्यूट्स के केस में ज्यादा होता है, कॉम्प्लीमेंट के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या होगा, गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, नो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कब होगा, माइनस इन्फिनिट के केस में। वेरी लो होगा, वेरी लो नहीं, मतलब बेसिकली मैं बोलूंगा कि निगेटिव इन्फिनिटी अगर इतना क्लियरली दिया है तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ये सही आंसर नहीं है। द गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गलत होगा क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के मतलब प्लस इन्फिनिट होता है। यहाँ वेरी हाई लिखा है, यहाँ प्लस इन्फिनिट नहीं लिखा है, ओके। देयर इज हाई डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन द गुड्स, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मतलब ये सब्स्टिट्यूट्स के जैसे है, ओके। The goods are neutral and therefore cannot be considered as substitutes. No, neutral के केस में तो 0 होगा, ठीक है। इसका आंसर है सी, 24th का आंसर है सी, कंफर्म करते हैं हम लोग ये भी। 24th का आंसर है सी, जी हाँ बिल्कुल सही है, ओके। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है। If the local pizzeria raises the price of a medium pizza from rupees 60 to rupees 100 and quantity demanded falls from 700 a night to 100 pizzas a night, the price elasticity of demand for pizzas using arc elasticity कितना आएगा। सेम चीज है बच्चों, ये तो बहुत आसान हो गया वापस, Q2 minus Q1 upon Q1 plus Q2 into P1 plus P2 अपॉन P2 माइनस P1, ठीक है। तो देखो ये जो है ये है प्राइस, प्राइस 60 से 100 हो गया, प्राइस बढ़ गया मतलब बेसिकली, ओके। और डिमांड 700 से सीधा 100 हो गया है, तो ये क्वांटिटी डिमांड का डिफरेंस कितना होगा, 600 डिवाइड बाय 700 प्लस 100 इज 800 इनटू P1 प्लस P2 कितना, P1 प्लस P2 है 60 प्लस 100 इज 160 डिवाइड बाय, दोनों का डिफरेंस है 40। मैं माइनस एन को फिर से इग्नोर कर रहा हूं बच्चों क्योंकि सारे ऑप्शन में माइनस एन इग्नोर किया हुआ है, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 40 कर लो, इसका आंसर कितना होगा 600 डिवाइडेड बाय 800 इनटू 160 डिवाइडेड बाय 40, आंसर इज 3, तो मेरा आंसर है 3, ओके। 25 का आंसर देखते हैं हम लोग, कंफर्म करते हैं सही है क्या। 25 का आंसर है डी, यस हमारा आंसर भी है डी। तो यहाँ तक सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग के एकदम सही है बच्चों, लॉजिकली हम लोग हर एक चीज को सॉल्व करते हैं, राइट, ठीक है बच्चों। 26th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा है, ओके। इफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज इन इलास्टिक एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्रीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अकर। अब देखो यहाँ पे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे उसी के जैसा है, करेक्ट। तो यहाँ पे पहली चीज हमें जो नोट करना है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड यहाँ क्वेश्चन में दिया है इन इलास्टिक है, राइट। तो बच्चों देखो एक चीज मैं यहाँ पे आपको फिर से बता देता हूँ, अगर इन इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि अगर सपोज प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड जो है वो बहुत कम रिएक्ट करेगा, ओके। और अगर प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड जो है वो अगेन बहुत कम बढ़ेगा, ओके। तो यहाँ पे डिमांड का रिएक्शन जो है ना प्राइस के मुकाबले वो काफी कम होता है, तभी हम लोग उसको इनइलास्टिक बोल रहे हैं, राइट। तो यहाँ हम लोग पढ़ते देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ क्या होगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गए हैं क्योंकि ये इनइलास्टिक है, तो क्या होगा, इसका क्वांटिटी डिमांडेड जो है ना वो बहुत कम रिएक्ट करेगा, बहुत कम गिरेगा यहाँ पे, सही है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय रिलेटिवली लार्ज अमाउंट, ये गलत हो गया, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा रिएक्ट करेगा ही नहीं, तभी तो हम लोग उसको इनइलास्टिक बोल रहे हैं, राइट। तो क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल बाय अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट, दिस इज द राइट ऑप्शन, बराबर। तो ये बी वाला आंसर अपना सही होना चाहिए। Quantity demanded will rise in short run but fall in long run. Quantity demanded will fall in short run but rise in long run. ये long run और short run का inelasticity से कुछ लिंक नहीं होता है बच्चों यहाँ पे फिलहाल, तो इसका ज्यादा करेक्ट ऑप्शन बी है,
राइट। तो हम लोग कंफर्म कर लेते हैं एक बार हमारा आंसर सही है क्या। तो 26 क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके क्या लिखा है यहाँ पे, सपोज द डिमांड फॉर मील्स एट अ मीडियम प्राइस्ड रेस्टोरेंट इज इलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है, खाने का इलास्टिसिटी यहाँ दिया है इलास्टिक है। ठीक है, ओके इलास्टिक बोले तो अब बच्चों इसका मीनिंग आपको क्या दिमाग रखना है, इसका मीनिंग ये होगा कि डिमांड बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा, प्राइस थोड़ा कम होगा डिमांड बहुत बढ़ेगा, प्राइस थोड़ा बढ़ेगा डिमांड बहुत कम होगा, तो डिमांड ज्यादा रिएक्ट करेगा तभी हम लोग इसको इलास्टिक बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, इफ द मैनेजमेंट ऑफ द रेस्टोरेंट इज कंसिडरिंग रेजिंग प्राइसेस इट कैन एक्सपेक्ट अ रिलेटिवली। अब देखो अगर ये प्राइस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा पता है, तो डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा नीचे आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि इलास्टिक है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ज्यादा है मतलब डिमांड ज्यादा रिएक्ट करेगा प्राइस के मुकाबले, राइट। तो यहाँ क्या आएगा इसका आंसर, इट कैन एक्सपेक्ट अ रिलेटिवली लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, लार्ज फॉल इन डिमांड, स्मॉल फॉल तो नहीं होगा बच्चों। अब देखो ये ए और बी ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। मैंने इसके पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड पे कुछ असर आता है तो हम लोग नॉर्मली प्रेफरेबली क्वांटिटी डिमांडेड ये टर्म यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस की वजह से डिमांड बहुत नीचे आ रहा है, इसलिए हम लोग लार्ज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड को सही आंसर जो है वो हमारा यहाँ होगा। ठीक है, तो 27 का आंसर है ए। ओके, तो इसको भी हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते हैं। सो 27 का आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते बच्चों देखते हैं क्या लिखा है। राइट, पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूजफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। बच्चों आपको मैं एक चीज थोड़ा पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में क्लियर करता हूँ। ओके, ये देखो ये पॉइंट इलास्टिसिटी जो है ना, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग कब यूज करते हैं पता है, ये जब कोई बहुत कम प्राइस अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसका डिमांड पे क्या असर होता है। ठीक है, तो यहां मैं आपको क्लू लिख देता हूं, पॉइंट इलास्टिसिटी कब यूज करना है, इज यूज टू स्टडी the reaction in demand, is used to study the reaction in demand for a small change in price, for a small change in price, for a small change in price। ठीक है, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ बच्चों। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग जब ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, पॉइंट इलास्टिसिटी हम लोग ये कब यूज करते होते हैं प्रैक्टिकली, जब अगर मैं बहुत कम प्राइस चेंज करता हूं तो उसका डिमांड पे क्या असर होगा ये देखने के लिए। एग्जांपल, सपोज हमारे क्लास की फीस जो है वो कोई पर्टिकुलर बैच के लिए 10,000 रुपीज है। ठीक है, मैं सोचता हूं कि 10,000 से मैं फीस बढ़ा के 10,050 करता हूं, 50 रुपए से मैं फीस बढ़ाता हूं। ठीक है बच्चों, देखो अब मैंने फीस बढ़ाई है बट बहुत मैंने हल्का सा फीस में थोड़ा यहाँ पे बढ़ावा किया, बढ़ाया मैंने फीस को, एकदम हल्के से मैंने फीस को बढ़ाया। 10,000 से मैं फीस को अब बढ़ा के 50 रुपीज से बढ़ा के 10,050 रखता हूँ। देखो प्राइस बढ़ा तो है बट बहुत हल्का सा बढ़ा है, तो इसका डिमांड पे क्या असर होगा ये देखने के लिए मैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड को यूज करूंगा। फिर से बता रहा हूँ, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड हम लोगों को कब यूज करना है, जब हम लोग बहुत हल्का सा प्राइस में चेंज करते हैं जिसका असर हम लोग डिमांड पे क्या होगा ये अगर हमें स्टडी करना है तो हम लोग पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड को यूज करते हैं। राइट, प्राइस में बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, हल्का सा चेंज आएगा, तो उसका असर डिमांड पे स्टडी करने के लिए पॉइंट इलास्टिसिटी यूज करते हैं। ठीक बच्चों, इतना एक्सप्लेन करने के बाद आपको सही ऑप्शन चूज करने आना चाहिए। ओके, देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। द बुक स्टोर इज कंसिडरिंग डबलिंग द प्राइस ऑफ नोटबुक। नहीं, ये नहीं होगा सही आंसर, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, डबल हो गया प्राइस, हमें हल्का सा प्राइस को चेंज करना है। The restaurant is considering lowering the price of its most expensive dishes by 50%। प्राइस को आधा कर रहे हैं, ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा, हमें प्राइस को हल्का सा मामूली चेंज करना है और उसका असर डिमांड पे क्या होगा हम लोग ये स्टडी करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, एन ऑटो प्रोड्यूसर इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स टू प्राइस ऑफ कार्स बीइंग लोवर्ड बाय 100। बच्चों गाड़ियों की कीमत लाखों में होती है। ठीक है, और कोई मान के चलो ऑटो प्रोड्यूसर मतलब गाड़ी बनाने वाली जो कंपनी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो काम करती है ऐसी कंपनी, ये सोच रही है कि अपनी कार का प्राइस जो है 100 रुपए से कम कर दे। बच्चों सिर्फ 100 रुपए से अगर कम होगा प्राइस तो नेग्लिजिबल इंपैक्ट होगा डिमांड पे, प्राइस बहुत कम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये सही ऑप्शन होगा। बिकॉज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पॉइंट इलास्टिसिटी
is used to study the reaction in demand for a small change in price. इसीलिए इसका सही आंसर है सी। कंफर्म कर लेंगे हम लोग ये भी, 28th का सही आंसर होना चाहिए सी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ओके, अच्छा क्या लिखा है यहाँ पे, अ डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक चीज फिर से याद दिला रहा हूं, टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल एक्सपेंडिचर होता है। मैंने आपको ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, मैंने आपको ये लिखा के भी दिया, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। मैंने ये बोला भी था आपको कि मैं ये पॉइंट को फिर से आपको बताऊंगा। देखो ये इसके पहले मैंने आपको कहाँ बताया, इसके पहले मैंने आपको ये बताया है बच्चों यहाँ पे, सही है। ठीक है, 10th क्वेश्चन के टाइम पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखो कंज्यूमर का अगर एक्सपेंडिचर है तो बिजनेसमैन का रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू सेम ही होता है, राइट। तो आपको ना यहाँ पे ई के जगह अगर आप आर लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट रेवेन्यू। सही है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू तो सेम ही होता है। अगर कोई खर्चा कर रहा है मतलब किसी और का इनकम हो रहा है, किसी और का रेवेन्यू हो रहा है, सही बात है। तो बच्चों ये सेम हम लोग ये वाले केसेस को यूज करके अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे आपको क्या लॉजिक लगाना है। अ डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। ये देखो बच्चों, ये कब होगा मैं आपको थोड़ा सा फिर से यहाँ पे याद दिलाता हूँ। ये बोल रहा है प्राइस अगर कम होगा, प्राइस अगर कम होगा और रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू यानी कि एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू बोलो चाहे एक्सपेंडिचर बोलो, ठीक है। तो मतलब क्या है, प्राइस और एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखो अगर प्राइस और एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू में इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगा, यहाँ पे इलास्टिक ज्यादा होगा वो चीज, ठीक है। यहाँ पे ये इलास्टिक होगा, इनइलास्टिक नहीं, इलास्टिक होगा, करेक्ट। तो बच्चों इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिक में हम लोग देखते हैं कि डिमांड ज्यादा रिएक्ट करता है प्राइस के मुकाबले, तो हमें सही ऑप्शन अब चूज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा आंसर इसका, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नो, ये गलत हो गया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, ओके। डिमांड इज इनइलास्टिक, ये भी गलत हो गया। कंज्यूमर इज ऑपरेटिंग along a linear demand curve at a point at which price is very low and quantity demand is very high. No, ये भी गलत हो गया बच्चों, सीधा सीधा इसका आंसर बी होगा, बिकॉज हियर इट इज मोर इलास्टिक। अच्छा आपको एक चीज मैं और बताता हूँ यहाँ पे, और ये चीज आपको हर जगह काम में है कि जब भी आप कोई भी पेपर में एमसीक्यू अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये वाली ट्रिक बिल्कुल काम में आएगी। देखो अगर मान के चलो आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि कोई क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, फिर भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। देखो बच्चों, जो 4 ऑप्शंस हमारे पास जो होते हैं ना, उसमें से हमें ऑड मैन आउट चूज करना है। ऐसा ऑप्शन चूज करो जो सबसे अलग है, वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पे ए ऑप्शन और सी ऑप्शन ये दोनों सेम हो गए। अगर 2 ऑप्शन सेम है तो कभी भी सही आंसर नहीं हो सकता है, करेक्ट, क्योंकि अगर ए होगा तो सी भी राइट होगा और सी होगा तो ए भी होगा। एक क्वेश्चन के 2 सही आंसर तो नहीं हो सकते हैं, सही है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो ए और सी कैसे सेम हो गए, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब ये इनइलास्टिक हो गया और सी भी इनइलास्टिक हो गया, तो ए और सी सही आंसर हो ही नहीं सकता। देखो मैं क्वेश्चन बगैर पढ़े भी आपको इसका आंसर बोल सकता हूँ। बेसिकली बोलने का मीनिंग ये है कि अगर सपोज आपको कभी भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है, यू कैन ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई। आपको खुद को यही पूछना चाहिए कि 4 ऑप्शन में से ऑड मैन आउट कौन सा है, जो एकदम हटके ऑप्शन है वही आपका आंसर होगा। इधर तो वैसे हम लोगों ने लॉजिकली इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के बी ऑप्शन टिक किया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी अगर आपको दिक्कत होती तो आप ये वाला ट्रिक बिल्कुल यूज कर सकते हो। 29 का आंसर होगा बी, राइट। अच्छा 29 के अलावा बच्चों 30 भी हम लोग पढ़ के फिर 29 30 दोनों के आंसर हम लोग कंफर्म करते हैं, करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। An increase in price will result in an increase in total revenue. अब देखो यहाँ पे प्राइस अगर बढ़ रहा है और प्राइस के साथ ही रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर हम लोग जिसको बोलते हैं ये भी बढ़ रहा है। देखो अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है मतलब ये चीज होगी इन इलास्टिक, ठीक है। और इन इलास्टिक का सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे अब हम लोग पढ़ के देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बिल्कुल सही है, यही है अपना सही ऑप्शन। क्वांटिटी डिमांडेड कम रिएक्ट कर रहा है प्राइस के मुकाबले। अब देखो आप लोग ये भी देख सकते हो बी और सी सेम ऑप्शंस हो गए। देखो सी में लिखा है इलास्टिक और बी में भी इलास्टिक ही होगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज इन प्राइस,
ठीक है, डी तो एकदम इररिलेवेंट ऑप्शन है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा बच्चों। अब कंफर्म करके देखते हैं, 29 और 30 का आंसर अपना सही आ रहेगा। 29 का आंसर है बी, 30 का है ए। तो 29 का बी और 30 का ए बिल्कुल सही है। अभी तक सारे आंसर्स हमारे सही जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट के आंसर से हम लोग बिल्कुल मैच कर पा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। 31st क्वेश्चन, ओके, यस। Demand for a good will tend to be more elastic if it exhibits which of the following characteristics? बच्चों इलास्टिसिटी ज्यादा कब होगा? 4 ऑप्शंस दिए, हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। अगर सपोज हम लोग कोई चीज पे बहुत कम खर्चा करते हैं, जैसे कि मैंने आपको मैच बॉक्स का एग्जांपल दिया था इसके पहले, ठीक है, तो यहाँ इन इलास्टिक होगा क्योंकि डिमांड ज्यादा रिएक्ट करेगा ही नहीं, प्राइस बढ़ेगा या कम भी हो गया तो भी, ठीक है। गुड हैज मेनी सब्स्टिट्यूट्स, बच्चों जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स उतना ज्यादा इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये है अपना सही आंसर, ठीक है। यहां होगा इलास्टिक। बाकी भी पढ़ के हम लोग देखते हैं। इट इज नेसेसिटी, नेसेसिटीज के केस में इन इलास्टिक होता है। सॉल्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग यहाँ ले सकते हो, ठीक है। नेसेसिटीज में इन इलास्टिक होता है। देयर इज लिटिल टाइम फॉर कंज्यूमर टू एडजस्ट, बच्चों ये शॉर्ट रन हो गया। शॉर्ट रन में बेसिकली इन इलास्टिक डिमांड होता है, लॉन्ग रन में इलास्टिक होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो सब्स्टिट्यूट अगर ज्यादा तो इलास्टिसिटी ज्यादा क्यों होगा? सिंपल सा रीजन है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज से जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, ठीक है। ये 4 यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ कंपनीज लिखे हैं जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है। अगर जियो का प्राइस कम होता है तो जियो का डिमांड सिर्फ बढ़ेगा नहीं, बहुत बढ़ेगा। क्यों? एयरटेल वाला जियो यूज करेगा, बीएसएनएल वाला जियो यूज करेगा, वोडाफोन आइडिया वाला जियो यूज करेगा। तो प्राइस थोड़ा बहुत भी अगर गिरता है तो डिमांड ड्रास्टिकली बढ़ता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि डिमांड ज्यादा रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उस चीज के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, करेक्ट। तो प्राइस गिरते ही जो लोग सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं वो अब अपने प्रोडक्ट को यूज करना चालू करेंगे, राइट। तो ऐसे ही कुछ रिलायंस जियो के केस में भी होता। 2016 में बच्चों लॉन्च हुआ था और आज हम लोग देखते हैं कि कितना ज्यादा मार्केट शेयर रिलायंस जियो ने कैप्चर कर लिया है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, सही है। तो बच्चों इसका आंसर है अगेन बी। 31st का आंसर हम लोग कंफर्म करते हैं, 31st का आंसर है बी, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा है। ओके, सो 32nd क्वेश्चन बच्चों हम लोग पढ़ सकते हैं। डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इनइलास्टिक इफ इट एग्जिबिट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। the good has too many substitutes, बच्चों अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स है तो ज्यादा इलास्टिक रहेगा, more elastic, right? The good is a luxury as opposed to a necessity, यहां पे भी अगर लग्जरी है तो ज्यादा इलास्टिक होगा, ठीक है। The good is small part of a consumer's income, अगर बहुत ही छोटा सा हिस्सा है कंज्यूमर के इनकम का, जैसे कि मैच बॉक्स, अगेन मैच बॉक्स, राइट। तो क्या होगा? दिस विल बी मोर inelastic, ठीक है। there is a great deal of time for the consumer to adjust to change in prices, मतलब ये लॉन्ग रन हो गया, तो लॉन्ग रन में it will be more elastic again। तो अपना सही आंसर होगा सी, ठीक है। कंफर्म कर लेते हैं 32nd का आंसर। 32nd का आंसर है सी, जी हाँ, ठीक है। 33rd पे आते देखते हैं यहाँ पे। यस, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अपने को फिर से बच्चों आर्क इलास्टिसिटी यूज करके इसको सॉल्व कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P2 माइनस P1, ठीक है। सपोज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस, सॉरी इनकम है ये, इनकम, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्राइस की जगह हम लोग इनकम लिख लेते हैं, राइट, ठीक है। तो प्राइस की जगह मैं इनकम लिख लेता हूं यहाँ पे। सपोज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 30,000 टू 60,000, तो यहाँ पे Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इनटू P1, सॉरी P1 की जगह क्या होगा यहाँ पे Y यूज करूंगा मैं, बिकॉज Y इनकम के लिए स्टैंड होता है बच्चों। तो Y1 प्लस Y2 डिवाइडेड बाय Y2 माइनस Y1, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या आ सकता है अपना आंसर। इनकम 30,000 से 36,000 हो गया, ठीक है। तो डिमांड जो है वो 25 से 30 हो गया, ठीक है। व्हाट इज कंज्यूमर्स इनकम इलास्टिसिटी? तो डिमांड 25 से 30 हो गया, तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज 5 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2, मतलब 25 प्लस
30 विच इज 40 55। ठीक है, ओके उसके बाद में अब हम लोग ये देखते हैं कि इनकम का क्या है यहाँ पे। इनकम जो है 30,000 से 36,000 हो गया। ठीक है, तो y1 प्लस y2 हो जाएगा 66,000 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना है इनकम का, यहाँ डिफरेंस जो है वो है 6,000 डिवाइडेड बाय 6,000। ठीक है, तो माइनस एन इग्नोर करो बच्चों, बिकॉज माइनस एन तो वैसे भी है भी नहीं यहाँ पे, इनकम बढ़ती है यहाँ पे डिमांड भी बढ़ रहा है। ओके, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो 5 डिवाइडेड बाय 55, ठीक है, इनटू 66,000 डिवाइडेड बाय 6,000। आंसर 1 आ रहा है, तो इसका आंसर है B1। 33 का आंसर कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। 33 का आंसर है B1। यस, बिल्कुल सही है। ओके बच्चों, अब यहां से यूटिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यूटिलिटी अगेन बहुत सिंपल सा यूनिट है। देखते हैं हम लोग आंसर्स, हम लोग सही लॉजिकली इसके आंसर्स कर पाते हैं क्या। ओके, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन, बच्चों जब TU मैक्सिमम होता है ना, ठीक है, जब TU मैक्सिमम होता है तब MU 0 होता है। MU क्या होता है? 0 होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है? स्मॉल a, मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। 34th का आंसर A है। 34th का आंसर है, बिल्कुल सही। ओके, आप लोग इसको है ना ग्राफ से भी देख सकते हो। ग्राफ अगर आपको याद है, देखो ग्राफ कैसा आता है इसका। सी, ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जब TU मैक्सिमम होता है ना, ठीक है, तब वो टाइम पे हम लोग देखते हैं कि MU मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो यहाँ आता है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है। ओके, तो बच्चों ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, जब TU मैक्सिमम होगा तब MU क्या होगा? MU यहाँ आएगा, MU 0 हो जाएगा। ओके, यस, चलो ठीक है बच्चों, ये हो गया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। Which one is not an assumption of theory of demand based on analysis of indifference curves? ठीक है, तो बच्चों इंडिफरेंस कर्व का जो थियरी है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी की है। ओके, तो इसमें से कौन सा अजम्पशन जो है वो सही नहीं है, देखते हैं हम लोग। सही ऑप्शन चूज करना है हम लोगों को। गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंस एज बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। बच्चों दो चीजों में से हम लोग एक चीज को प्रेफर करते हैं जिसका यूटिलिटी ज्यादा है। ओके, अच्छा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS जो होता है, MRS जो होता है वो फॉलो होता है, ये भी सही है। ठीक है, कौन सा नहीं है हमें चूज करना है। कांस्टेंट MU ऑफ मनी, और लास्ट क्या लिखा है? कंज्यूमर्स वुड ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड टू लेस ऑफ इट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बच्चों ये देखो, ये A, C और A, B और D, ये सारे चीजें होती है। इंडिफरेंस कर्व अगर आप लोगों ने सही तरीके से पढ़ा है तो आपको ये समझ में आएगा कि A, B और D ये तीनों भी चीजें हम लोग इंडिफरेंस कर्व में देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व के टाइम पे अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया सही तरीके से तो MRS गिरता है। ठीक है, D ऑप्शन में भी बिल्कुल वैसे ही होगा। अब मैं आपको ये सिंपल से एग्जाम्पल से बताता हूं। मेरे पास 3 लैपटॉप है, ठीक है, और 2 लैपटॉप है, तो इसमें से ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा होगा पता है? 3 लैपटॉप का। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा मेरे को टोटालिटी में यूटिलिटी मिलेगा। करेक्ट, तो कंज्यूमर ज्यादा प्रेफर करेगा कम के मुकाबले। ओके, ज्यादा ज्यादा बेटर होता है क्योंकि उससे ज्यादा यूटिलिटी मिलती है हम लोगों को टोटालिटी में। कॉन्सेप्ट MU ऑफ मनी जो ना बच्चों, ये एक्चुअली लॉ ऑफ DMU में आता है यार। ये कहाँ आता है? लॉ ऑफ DMU में आता है, एंड नॉट इन इंडिफरेंस कर्व, एंड नॉट इन इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व में इसका कुछ लिंक नहीं है। तो ये C जो है ना, ये सही अजम्पशन नहीं बच्चों। ठीक है, तो इसलिए मैं आंसर इसको टिक कर रहा हूं। कंफर्म कर लेते हैं। वैसे हम लोग 35 का आंसर, 35 का आंसर C बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या लिखा है। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर बजट लाइन, बच्चों बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को जहां पे टेंजेंट होता है ना, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो ये मैंने आपको इस तरीके से बताया था वैसे। ठीक है, ये देखो ये बजट लाइन है, ठीक है, और ये है इंडिफरेंस कर्व। तो जहां पे ये कट होता है ना, जहां ये टेंजेंट है बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इज अबव एन इंडिफरेंस कर्व? नो। इज बिलो इंडिफरेंस कर्व? नो। कट्स एन इंडिफरेंस कर्व? ये भी गलत है। ये सही ऑप्शन है C, इज टैंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व। 36 का आंसर है C।
जी हाँ, बिल्कुल सही है। 36 का आंसर जो है वो है सी। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है। सॉरी, अगला क्वेश्चन, यस, an indifference curve slopes down towards right since more of one commodity and less of another result in, बच्चों इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन सेम होता है, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन सेम होता है इसलिए ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अगर हम लोग एक का क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरे का क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, तब जाके वो सेम सेटिस्फैक्शन रहेगा, ठीक है, इसीलिए ये नीचे की तरफ आता है, ठीक है। नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि दो वेरिएबल्स पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, एक का क्वांटिटी में बढ़ा रहा हूं तो दूसरे का क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, तभी जाके सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है ए, 37 का आंसर है ए, ठीक है, 37 का आंसर है ए, बिल्कुल सही है। ओके, 38 पे आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एन इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट, बिल्कुल सही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट होता है, ये करेक्ट है। convexity of a curve implies that slope of curve diminishes as one moves from left to right। बच्चों आपको एक चीज में क्लियर कर देता हूं, अगर सपोज स्लोप जो है वो डिक्रीज होता है तो कर्व कॉन्वेक्स आता है, स्लोप अगर इंक्रीज होता है तो कॉनकेव होता है, और अगर स्लोप मान के चलो कांस्टेंट है तो ये स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर करो, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, देखो बी वाला सही है, कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ कर्व इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ अ कर्व डिमिनिशेस, बिल्कुल सही, कॉन्वेक्सिटी मतलब स्लोप डिक्रीज होगा, डिमिनिश होगा। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ इंफीरियर गुड्स टू अ कंज्यूमर इज पॉजिटिव, ये गलत है, इनकम इलास्टिसिटी जो है ना इंफीरियर गुड्स के लिए निगेटिव होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका बच्चों। लो क्वालिटी ऑफ राइस, लो क्वालिटी ऑफ बाजरा, ये हम लोग परचेज नहीं करते जब हमारा हमारा इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ते हैं हम लोग इसका कंजम्पशन कम करते हैं, तो इसलिए इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होगा इंफीरियर गुड्स के केस में, गिवन गुड्स के केस में, सी इज इनकरेक्ट, ठीक है। अच्छा लास्ट का लिखा है, टोटल इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड ऑन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड एज प्राइस इफेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से एक ही इनकरेक्ट है जो है सी ऑप्शन, तो 38 का आंसर है सी, 38 का आंसर है सी, जी हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एग्जैक्टली क्या लिखा है। सेकेंड ग्लास ऑफ लेमनेड यानी कि नींबू शरबत गिव्स लेसर सेटिस्फैक्शन टू अ थर्स्टी बॉय, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ, जितना हम लोग कंजम्पशन कंटिन्यूसली करेंगे हमें यूटिलिटी कम मिलते जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी गिरते जाता है। बच्चों ये क्लियरली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी में हम लोगों ने सीखा है, बराबर, इसका सीधा सीधा आंसर है सी, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 39 का आंसर है सी, जी हाँ। 40 देखते हैं हम लोग पढ़ के क्या लिखा है। What will happen in the rice market if buyers are expecting higher rice prices in near future? बच्चों अगर चावल का भाव फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो आज तो सस्ता है, ठीक है, तो आज लोग ज्यादा खरीदेंगे, ओके, फ्यूचर में प्राइस अगर बढ़ेगा तो लोग करंटली उसको ज्यादा परचेज करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते क्या लिखा है, डिमांड फॉर राइस विल इंक्रीज, बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो डिमांड बिल्कुल बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में राइस का भाव अगर बढ़ने वाला है तो आज लोग उसको ज्यादा परचेस करेंगे, सही बात है। तो बच्चों इसलिए 40 क्वेश्चन का आंसर है ए, कंफर्म कर लेते हैं 40 का आंसर ए है क्या, 40 का आंसर ए बिल्कुल सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते क्या लिखा है। इन केस ऑफ अ गिवन गुड डिमांड कर्व विल बी, बच्चों गिवन गुड्स जो होते हैं ना, ठीक है, इनको लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो ये देखो, ये रॉबर्ट गिफन ने बोला है, ब्रेड और मीट में कंपैरिजन किया था सर रॉबर्ट गिफन ने इंग्लैंड में, और वहां देखा गया था कि ब्रेड जैसी चीज जो है ना, इसका अगर प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड बढ़ता है, और अगर इसका प्राइस कम होता है तो इसका डिमांड कम होता है। ये एक्सेप्शन में आता है, मॉडल में डिटेल में दिया, आप लोग पढ़ के इसको अच्छे से और समझ भी सकते हो, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो यहाँ डिमांड का ग्राफ कैसा आएगा, डिमांड का ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग दिखेगा, करेक्ट। तो 41 का आंसर है डी, अपवर्ड स्लोपिंग टू राइट। ओके आई होप आपको ये समझ में आ गया, राइट, चलो ठीक है। 41 का आंसर कंफर्म कर लेते हैं।
41st का आंसर है डी, बिल्कुल सही। ठीक है, 42nd क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग क्या लिखा है। बाय कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिस्ट्स मीन। ठीक है बच्चों, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखते हैं हम लोग पढ़ के, यहाँ पे सही ऑप्शन को हमको चूज करना है। एरिया इनसाइड बजट लाइन। बच्चों बजट लाइन के अंदर के एरिया को हम लोग कंज्यूमर सरप्लस नहीं बोलते। देखो कंज्यूमर सरप्लस का सिंपल मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, अगर सपोज मैंने कोई पिक्चर की टिकट परचेज की है 100 रुपए में, ठीक है, इतना मैं प्राइस पे कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस। मार्केट में जाके मैंने एक पिक्चर की टिकट खरीदी 100 रुपए में, और वो पिक्चर देखकर मेरे को बहुत मजा आया। ठीक है, और मेरे को कोई पूछता है कि ये पिक्चर के लिए आप कितने रुपए दे सकते थे, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये पिक्चर का टिकट अगर 500 रुपए भी रहता था ना तो भी मैं देता था। ठीक है, क्यों ऐसा? बिकॉज मेरे को इतने का यूटिलिटी मिला, और एक्चुअली मेरे को देना पड़ा जेब से सिर्फ 100 रुपए। तो आप ऐसा कुछ समझ लो, मैं कंज्यूमर हूं और मेरे को 500 रुपए देने के लिए मैं रेडी हूं कोई चीज के लिए, बट देना पड़ रहा है सिर्फ 100 रुपए। तो ऐसे में मेरा फायदा कितने का? मेरा फायदा होगा 400 का। दिस 400 इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। दिस इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। ये 500 क्या है? ये इतना मेरे को यूटिलिटी मिला है, इतना मैं रेडी हूं पे करने को, आई एम रेडी टू पे दिस अमाउंट। ठीक है, बट आई एम एक्चुअली पेइंग ओनली 100, सो द डिफरेंस 400 इज दिस सरप्लस विच आई विल बी गेनिंग। ठीक है, बाय कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिक्स मीन एरिया इनसाइड बजट लाइन। गलत हो गया, ऐसा नहीं होता है कुछ। एरिया बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स, बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। एक्चुअली एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये दो कॉन्सेप्ट जो है ना, ये रेवेन्यू वाले चैप्टर में आपको और अच्छे से क्लियर होंगे, राइट। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पर्सन इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड एंड इट्स मार्केट प्राइस। यस, यही तो है, मैं कितना देने को रेडी हूं और मार्केट में उस चीज की कीमत क्या है, दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। सी आंसर इसका। 42nd का आंसर सी कंफर्म कर लेता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब 43rd पे आते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग 43rd क्वेश्चन क्या लिखा है। Which of the following is property of an indifference curve? सबसे फर्स्ट लिखा है इट इज कॉन्वेक्स ओरिजिन, बिल्कुल सही है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यही सही आंसर है। हम लोग बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं वैसे। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट एज यू मूव अलोंग द इंडिफरेंस कर्व। नो, इट इज नॉट कांस्टेंट। एमआरएस जो होता है ना बच्चों, जिसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, ये फॉलिंग होता है, डिमिनिशिंग होता है, गिरते जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। mu marginal utility is constant as you move along the indifference curve। ठीक है बच्चों, देखो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं होता है। mu जो होता है ना, ठीक है, ये एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होता है। टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट, बराबर। टोटल यूटिलिटी जो होता है ना, वो कांस्टेंट होता है। टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट, नॉट mu। इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी सेम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात नहीं होती है, टोटल यूटिलिटी के बारे में बात होती है। टोटल यूटिलिटी इज ग्रेटेस्ट वेयर द 45 डिग्री लाइन कट्स द इंडिफरेंस कर्व। ऐसा कुछ नहीं होता, टोटल यूटिलिटी सेम। टोटल यूटिलिटी फिर से लिख रहा हूं, क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है इंडिफरेंस कर्व के हर पॉइंट पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बी, सी और डी ये गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ए। 43rd का आंसर ए कंफर्म कर लेता है। 43rd का आंसर है, जी हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, 44th पे आते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। ओके, यस। When economists speak of utility of a certain good, they are referring to। बच्चों यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी जो होता है ना, कोई चीज को कंज्यूम करने के पहले जो मेरे को उससे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उसको हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो, मेरे सामने किसी ने 1 कप चाय का रख दिया, ओके, अब वो चाय की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और वो स्मेल लेते ही मेरे को लगता है यार चाय का टेस्ट बहुत सही रहेगा। तो मेरे एक्सपेक्टेशंस जो है कि चाय पीने के बाद मेरे को बहुत मजा आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी। यूटिलिटी इज एक्चुअली एंटीसिपेशन। जो हम लोग सोचते हैं कि कोई चीज को कंज्यूम करके कितना मजा आएगा, उसको हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डिमांड फॉर द गुड। नहीं, डिमांड और यूटिलिटी में डिफरेंस होता है बच्चों। ठीक है, डिमांड इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। यूजफुलनेस ऑफ गुड इन कंजम्पशन, यूजफुलनेस और यूटिलिटी में डिफरेंस है। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें से अपने को यूटिलिटी मिल रही है बट वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है क्या कि लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, क्यों? क्योंकि उससे उनको यूटिलिटी मिलता है बट वो यूजफुल नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल, आपको दिमाग बनेगा। अल्कोहल से यूटिलिटी मिलती है क्या?
यस, लोग एंजॉय करते हैं तभी तो कंजम्पशन होता है इतना अल्कोहल का, ठीक है, बट क्या वो उनके लिए यूजफुल है? यूजफुल नहीं है, करेक्ट। बॉडी पे इसके बहुत बुरे असर होते हैं, राइट। अच्छा, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड, ये है सही ऑप्शन बच्चों, ठीक है। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई चीज को कंज्यूम करने के पहले, चाय के कप को पीने के पहले मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस है उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी, राइट, बिकॉज यूटिलिटी इज एंटिसिपेशन, एंटिसिपेटेड। यूटिलिटी इज एंटिसिपेटेड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंटिसिपेटेड? कोई चीज को कंज्यूम करने के पहले जो हम लोग सोचते हैं उसको हम लोग एंटिसिपेशन बोलते हैं, यूटिलिटी, ठीक है। रेट एट विच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर अनदर, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, सी इज द राइट आंसर, 44th का सी। देखते सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस इंप्लाइज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहले तो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। वर्टिकल सप्लाई को बोल रहा है मतलब इस तरीके से, इसका मीनिंग क्या पता है? इसका मीनिंग ये कि प्राइस चाहे बढ़ो चाहे कम हो जाओ, हम लोगों का सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, सप्लाई बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर सप्लाई बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता है तो सप्लाई होगा परफेक्टली इनइलास्टिक, और परफेक्टली इनइलास्टिक में बच्चों आंसर आएगा अपना जीरो। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली। 45th का आंसर ए है, कंफर्म करते हैं। 45th का आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 46th पे आते हैं, देखते क्या लिखा है। सप्लाई ऑफ अ गुड रेफर्स टू एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड। नो, प्रोडक्शन का सप्लाई से लिंक नहीं होता है। मैंने प्रोडक्शन बहुत किया बट मेरे को उसको बेचने की इच्छा ही नहीं है, तो सप्लाई नहीं होगा, सही है। प्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सप्लाई। टोटल एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द गुड, स्टॉक और सप्लाई अलग होता है बच्चों। स्टॉक मैक्सिमम सप्लाई को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। स्टॉक इज मैक्सिमम पोटेंशियल सप्लाई, कितना हम लोग ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर सकते उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। तो दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, बट डी ऑप्शन पढ़ते हैं क्या लिखा है। अमाउंट ऑफ गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। प्राइस दिया है, टाइम दिया है, क्वांटिटी दिया है बच्चों। देखो जैसे मैंने डिमांड के लिए बोला था ना, वैसे सप्लाई के लिए भी होता है, क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए 46 का आंसर है डी। ओके, यही डेफिनेशन है वैसे सप्लाई का। 46 का आंसर डी, कंफर्म करते हैं। 46 का आंसर डी बिल्कुल सही। ओके, 47th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। ओके, एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ गुड इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। सप्लाई क्यों इंक्रीज होगा? देखो प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स की वजह से सप्लाई इंक्रीज होता है वैसे, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन इस टेक्नोलॉजी, यस। फॉरिन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, बच्चों देखो इंप्रूवमेंट इन इट्स टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, फॉरिन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, बच्चों एक मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। देखो सपोज कोई फार्मर है, ओके, उसके पास दो ऑप्शन है। उसके पास जगह है, जमीन है, और यहाँ पे वो ऑरेंजेस ग्रो करता है और यहाँ पे वो एप्पल्स ग्रो करता है, ठीक है। अगर एप्पल का प्राइस गिरता है तो ऑरेंजेस का सप्लाई वो बढ़ाएगा, क्यों? सिंपल रीजन मैं आपको बता दूं। अगर एप्पल का प्राइस गिरता है मतलब एप्पल को बेच कर ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा इसलिए हो सकता है क्या कि फार्मर सोच रहा है यार एप्पल का प्रोडक्शन कम कर दे क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, प्राइस गिर रहा है, तो उससे बेटर ये क्या करेगा, ऑरेंजेस का प्रोडक्शन ज्यादा कर देगा, तो इसलिए ऑरेंजेस का सप्लाई बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड इज कॉज्ड बाय फॉरेन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ये भी सही है। दूसरी चीज का प्राइस अगर गिरेगा तो अपनी चीज का सप्लाई हम बढ़ाएंगे, ऑरेंजेस का सप्लाई बढ़ जाएगा। फॉरेन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी इसके खर्चे हैं, अगर खर्चे कम हो गए तो कोई भी बिजनेसमैन ज्यादा प्रोडक्शन कर सकता है क्योंकि उसको खर्चा कम लग रहा है अभी। ऑल है इसका सही आंसर। 47th का आंसर है डी, इसको भी कंफर्म कर लेता है। 47th का आंसर है डी, बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों हम लोग क्या लिखा है। 48th, elasticity of supply refers to degree of responsiveness of supply of a good to change in its price। बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं हम लोगों को सप्लाई में क्या रिएक्शन आ रहा है प्राइस की वजह से, ये हम लोग देखते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 48th का आंसर आएगा बी, ठीक है। 48th का आंसर है बी, 48th आंसर है बी, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ओके,
A horizontal supply curve parallel to the quantity axis implies that the elasticity of supply is, बच्चों ये देखो, ये इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। अगर मान के चलो ग्राफ में जो हमारा जो ग्राफ आ रहा है वो पैरेलल है वाई एक्सिस को, सॉरी एक्स एक्सिस को, सही है ना, हॉरिजॉन्टल सप्लाई का, हॉरिजॉन्टल, यस। तो बच्चों यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा पता है, इन्फिनिट हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है ना ये इन्फिनिट हो जाएगा। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। देखो यहाँ पे प्राइस जो है ना वो कांस्टेंट है यार। अगर प्राइस कांस्टेंट है तो क्या होगा, देखो अपना फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो अपना आंसर अपन उसको ऑन पेपर इन्फिनिट सिंबल से डिनोट करते हैं। एनी नंबर अपॉन जीरो इज इन्फिनिट। इसका आंसर होगा बी, इन्फिनिट। 49 का आंसर है बी। विल कंफर्म दिस, 49 का आंसर है बी, बिल्कुल सही है, ठीक है। 50 पे आते देखते हैं हम लोग यहाँ क्या लिखा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोला गया है यहाँ पे, राइट। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन रहो चाहे एक्सपेंशन रहो, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है। देखो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों ही प्राइस की वजह से होता है, कि अगर प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरेगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, नो। Decrease in the price of the goods concerned, yes, this is the right answer. Decrease in outlay of sellers, increase in the price of the goods, देखो ये सारे other factors हो गए। प्राइस की वजह से अगर कुछ होता है ना तो हम लोग कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन यूज करना है, तो इसलिए 50 का आंसर है बी। विल कंफर्म दिस, 50 का आंसर है बी, बिल्कुल सही है, ठीक है। 51st क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स आर आल्सो नोन एज, बच्चों कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स मतलब ये सारे महंगे गुड्स होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में दे सकता हूं आपको डायमंड का, एकदम महंगे गुड्स, सुपरफ्लूस, लग्जरियस, डायमंड जैसे एक्सपेंसिव कार्स, ये सब कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स में आता है, ठीक है। तो कॉन्स्पिक्यूअस गुड्स को हम लोग प्रेस्टीज गुड्स भी बोलते हैं, जी हाँ। वेबलिन गुड्स, जी हाँ बच्चों, वेबलिन इफेक्ट हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको स्नॉब अपील वाले गुड्स भी बोलते हैं। तो सही, सारी सही ऑप्शन है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 51st का आंसर है डी, कंफर्म कर लेंगे ये भी। 51st का आंसर है डी, बिल्कुल सही है। ओके 52nd क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या है। ओके अच्छा, क्वांटिटी परचेज्ड रिमेन्स कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इनकम। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है यार, मतलब ये बोल रहा है कि अगर आपका इनकम बढ़ेगा चाहे कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो सेम है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि इनकम का असर ही नहीं हो रहा है डिमांड पे, ठीक है। ऐसे कौन से गुड्स में होता है बच्चों? ऐसे सॉल्ट नेसेसिटीज के केस में होता है, इनकम चाहे बढ़ो चाहे कम हो जाओ हमें उतना ही नमक लगेगा, करेक्ट। दिस इज नोन एज, बच्चों यहाँ पे इलास्टिसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है देखो, इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम हमारा कितना भी चेंज हो, डिमांड चेंज ही नहीं हो रहा तो आंसर जीरो आएगा ना, क्योंकि ऊपर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अगर क्वांटिटी डिमांडेड कुछ भी नहीं बदलता है, उसमें कुछ परसेंटेज चेंज जीरो अगर आता है तो इतना आंसर जीरो होगा। सी इज द राइट आंसर, बराबर। 52nd का आंसर है सी, विल कंफर्म दिस। 52nd का आंसर है सी, यस, ठीक है। 53rd पे आता है। ओके, एज इनकम इंक्रीजेस the consumer will go in for superior goods and consequently the demand for inferior goods will fall. This mean, देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, जैसे इनकम बढ़ेगा तो ज्यादा हम लोग सुपीरियर गुड्स को प्रेफर करेंगे और हम लोग कॉन्सिक्वेंटली डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स विल फॉल। बिल्कुल सही है, इंफीरियर गुड्स को लोग नहीं खरीदते हैं बच्चों, ठीक है। इंफीरियर गुड्स जैसे कि लो क्वालिटी ऑफ राइस, लो क्वालिटी ऑफ राइस एग्जाम्पल, ठीक है। तो इनकम बढ़ते हम लोग इनको कम खरीदते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों इसी सीरीज में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी तक, ठीक है। तो दिस मींस निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सीधा सीधा आंसर है बी, सही है। ओके, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, देखो फिर से बता रहा हूं आपको। दिस इज इनकम इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन, मेरा इनकम बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव, और मैं ये चीजों को कम खरीद रहा हूं मतलब नेगेटिव। नेगेटिव अपन पॉजिटिव इज नेगेटिव। 53rd का आंसर है बी, 53rd का आंसर है बी, यस, ठीक है। 54th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 54th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ क्या लिखा है।
when income increases, the money spent on necessities of life may not increase in the same proportion. बच्चों देखो ये क्या बोल रहे हैं, अगर हमारा इनकम इंक्रीज होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेसेसिटीज पे हम लोग उतने सेम प्रोपोर्शन से हम लोग खर्चा नहीं करते, बिल्कुल सेम. अगेन सॉल्ट का एग्जांपल, फिर से वही हो रहा है, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो मैं जरूरी चीजों पे खर्चा बढ़ाऊंगा ही नहीं ज्यादा, ठीक है. दिस मीन्स income elasticity of demand is 0, income elasticity of demand is 1, income elasticity of demand is greater than 1, income elasticity of demand is less than 1. बच्चों देखो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे. देखो अगर मान के चलो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा इनकम जो है वो 100% से बढ़ गया, इनकम डबल हो गया, ठीक है, और जो इसका खर्चा सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं हो रहा, सपोज मान के चलो सिर्फ 5% से बढ़ रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 5/100. दिस इज 11. इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, ये 1 से भी कम है, ओके. तो यहाँ इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. दिस इज द राइट आंसर. देखो नेसेसिटीज के केस में एग्जैक्ट जीरो मत बोलो, ठीक है. जीरो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, बट देखो जीरो जो है ना वो थियोरी में ठीक है यार, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो लेस देन 1 आता है. जीरो बोलना गलत होगा थोड़ा. 54th का आंसर 54th का आंसर है डी. जी हाँ, जैसा हम लोगों ने सोचा था. बच्चों देखो प्लीज आपको एक चीज फिर से बता रहा हूँ, नेसेसिटीज में ठीक है जीरो से नजदीक होता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है. 5/100 इज नॉट जीरो, 5/100 इज वेरी क्लोज टू जीरो, करेक्ट. आपको मैं बता रहा हूँ फिर से. बच्चों वैसे इस चैप्टर के टोटल 108 क्वेश्चन है, तो हम लोग अब यहाँ पे आधे रास्ते तक तो आ गए, ठीक है. बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको 2 वीडियो में डिवाइड कर रहे हैं. सो दिस वीडियो इज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है. प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा कि आपको और ऐसे कौन से चैप्टर्स पे इस तरीके के वीडियोस आपको चाहिए, ठीक है. वैसे इस वीडियो का एक और सेकेंड पार्ट हम लोग बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, और सेकेंड पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है, ये 108 क्वेश्चंस में से आधे क्वेश्चंस अभी हुए, रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कवर करवाऊंगा, राइट. ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर.